नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और एकदम शानदार, एकदम दुरुस्त हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार वेद अंकित में। आवाज़ सभी बच्चों तक पहुँच रही है ना? माइक बिल्कुल सही है? हाँ भाई, बिल्कुल पहुँच रही होगी। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। और आप लोग कैसे हो? हाल-चाल आपके एकदम बढ़िया हैं? और उम्मीद कर रही हूँ सभी बच्चे मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ बच्चों और आप लोगों की सलामती की भी दुआ भगवान को। और हम लोग क्लास को शुरू करेंगे तो टॉपिक होगा हम लोगों का प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए तो प्लांट क्लासिफिकेशन के साथ क्लास शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बातें बताई थी कि हमने बात करी थी कि जो पादप होते हैं बेटा, इनको बांटा गया है दो भागों में। तो पादप वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। और पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि पादपों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं पादपों के? तो आपने बात करी थी, एक है क्रिप्टोगैमस, एक थे भाई क्रिप्टोगैमस। एक प्रकार के पौधे हैं क्रिप्टोगैमस, जिसको बोलते हैं हम लोग अपुष्पी पौधे। तो एक थे अपुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे, और दूसरे थे फिनेरोगैमस। दूसरे थे बच्चों फिनेरोगैमस। तो एक अपुष्पी थे और दूसरी थे पुष्पी पौधे। तो चलिए भाई इनके बारे में करते हैं बात। तो मैंने पिछली क्लास में ये पूरा चार्ट आप लोगों को बनवा दिया था पुष्पी पौधों का और अपुष्पी पौधों का। अब हम जब बात करेंगे तो आज बात करेंगे अपुष्पी पौधों की। अपुष्पी पौधों के तीन भाग मैंने आपको बताए थे। पहला था थैलोफाइटा, है ना? तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी, एक बार उसको देख लेंगे, फिर आपको चीजें आगे से समझ में आएंगी। तो थैलोफाइटा था किसका पार्ट प्यारे बच्चे? आप बताएंगे अपुष्पी का। और दूसरा पार्ट था ब्रायोफाइटा। दूसरा पार्ट था ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा। दूसरा पार्ट था ब्रायोफाइटा। और तीसरा क्या था? टेरिडोफाइटा। तीसरा पार्ट था टेरिडोफाइटा। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ना कर दिया जाए शुरू। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनको आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। टेरिडोफाइटा, ठीक है। चलिए पढ़ना करते हैं इनको शुरू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में। तो आइए हेडिंग डालिए थैलोफाइटा। ठीक है, चलो तो हेडिंग डालेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है, इनके बारे में आपको क्या क्या क्वेश्चन है जो आ सकते हैं? थैलोफाइटा, तो प्यारे बच्चे जो थैलोफाइटा है, इनके बारे में प्रश्न आएगा कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनका शरीर थैलस के समान होता है। तो लिखेंगे शरीर थैलस के समान। शरीर थैलस के समान होता है। मतलब इन पौधों को जब आप देखोगे तो इन पौधों में आपको नजर नहीं आएगा कि कहाँ पर इनकी जड़ है, कहाँ पर इनका तना है, कहाँ पर इनकी पत्ती है। ठीक है, तो भाई अब आप लोगों को थैलोफाइटा के बारे में कभी भी पूछे कोई, तो इनका शरीर होता है थैलस के समान। तो लिख सकते हो थैलस लाइक बॉडी। थैलस लाइक बॉडी होती है इनकी, थैलस लाइक बॉडी। मतलब इनके शरीर में आप नहीं पहचान पाओगे कि इनकी जड़ कहाँ है, इनका तना कहाँ है। कभी भी पूछे कि थैलस क्या होता है, तो थैलस ऐसी संरचना है बेटा जिसके अंदर, ऐसी संरचना जहां, ठीक है, ऐसी संरचना जहां जड़, तना और पत्ती, ठीक है, जड़ तना पत्तियां पहचान योग्य नहीं होती, पहचान योग्य नहीं होती। मतलब एक किसी पौधे को मैं आपको दिखाऊं तो आप उसको देखकर बता दोगे कि मैम जो जमीन के नीचे है ये इसकी जड़ है, ऊपर इसकी पत्तियां लग रही हैं, है ना, और इसका ये जो बीच में है तना है। लेकिन अगर मैं थैलोफाइटा को आपको दिखाऊं तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पर इनकी जड़ है और कहाँ पर इनका तना है और कहाँ पर इनकी पत्ती है। तो ऐसी संरचना जिसमें जड़ तना पत्ती पहचान योग्य नहीं होती है उसको कहते हैं थैलस, उसको कहा जाता है थैलस।
तो यहाँ पर आप लोग रूट, ठीक है, रूट हो गया, स्टेम हो गया, और बच्चे लीव्स पहचान नहीं सकते, ठीक है, आर नोट आइडेंटिफाई, आर नोट आइडेंटिफाई। तो ऐसी संरचना जहां पर हम जड़, तना, पत्ती पहचान नहीं सकते उसको कहते हैं थैलस। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन से पौधे हैं या किस वर्ग के पौधे हैं जहां पर जड़, तना, पत्ती पहचान योग्य नहीं होती, तो आंसर करना थैलोफाइटा। तो इनमें नहीं पहचान पाओगे तुम कहाँ जड़ है, कहाँ तना, कहाँ पत्ती। इनके उदाहरण की बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, तो इनके उदाहरण हैं प्यारे बच्चों शैवाल और लाइकेन। पेपर में पूछेगा कि कौन से पौधे हैं जो थैलोफाइटा के अंदर आते हैं, तो आप बताएंगे शैवाल और आप बताएंगे लाइकेन। तो शैवाल और लाइकेन आते हैं किसके अंदर आप बताकर चलोगे, शैवाल और लाइकेन आते हैं थैलोफाइटा के अंदर। तो चलिए बच्चों बात करेंगे शैवाल की और लाइकेन की, ठीक है। तो आइए हेडिंग डालिए शैवाल। शैवाल से आपको क्या क्या चीजें पढ़कर चलनी है। जो शैवाल होती हैं जिनको हम कहते हैं एल्गी, जो एल्गी हैं यानी कि जो शैवाल होती हैं, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। जब आप शैवालों की स्टडी करोगे, शैवालों का अध्ययन करोगे, उसको कहते हैं भाई फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। तो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ये आपको पूछा जा सकता है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आप बताएंगे शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। मैम शैवाल कैसे पौधे होते हैं, तो शैवाल हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो ये प्रकाश संश्लेषी पादप है, प्रकाश संश्लेषी पादप है, यानी कि अपना खाना प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी पादप हैं जो क्या होते हैं, एल्गी होती हैं यानी कि शैवाल। तो ये फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं बेटा, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण करके, प्रकाश संश्लेषी पादप है। समझ में आ गई बात। या ऐसा भी बता सकते हो कि ये होते हैं स्वपोषी, ये स्वपोषी होते हैं बेटा। आप जानते हो स्वपोषी कौन होती हैं, तो शैवाल स्वपोषी होती हैं। ऑटोट्रोपिक होती हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं जो शैवाल होते हैं। ऑटोट्रोपिक प्लांट हैं, ये भी आपको पूछा जाता है कि शैवाल किस प्रकार के पौधे हैं, स्वपोषी हैं, परपोषी हैं, विषमपोषी हैं, है ना, ऐसे करके पूछता है। तो आप बताएंगे शैवाल स्वपोषी हैं, अपना खाना खुद बनाएंगी सूर्य के प्रकाश से, जैसे दूसरे पौधे बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैम जो शैवाल होती हैं ये कौन कौन सी शैवाल है। तो शैवालों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को कई रंगों में ये दिखाई देती हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं शैवालों को कितने कुल में बांटा गया है, शैवालों की कितनी फैमिली हैं, तो आप कहेंगे कि शैवाल होती हैं 4 प्रकार की, या शैवालों को 4 कुलों में बांटा गया है। शैवालों को रंगों के आधार पर 4 फैमिली में बांटा गया है। कौन कौन सी फैमिली है मैडम, तो भाई पहले नंबर पर आएगी क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है, पहले नंबर पर आएगी क्लोरोफाइसी। पहले नंबर की जो वो है फैमिली वो है क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी। देखो क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, और फाइसी मतलब शैवाल। तो ऐसी शैवाल जिनमें क्लोरोफिल होता है, और आपने पढ़ा था जिसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है वो हरे रंग की होती हैं। तो कभी भी आपको पूछे कि क्लोरोफाइसी में कैसी शैवाल आती हैं, तो हरे रंग की शैवाल आती हैं इनमें। क्लोरोफाइसी में कैसी एल्गी आती हैं, ग्रीन एल्गी आती हैं क्लोरोफाइसी में। पेपर में क्वेश्चन आएगा जो हरी शैवाल है उनको किस कुल में रखा गया है, आप आंसर लगाकर आओगे क्लोरोफाइसी में रखा गया है हरी शैवाल को, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती हैं रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। दूसरे नंबर पर आती हैं बच्चे रोडोफाइसी। अब आपको पूछे रोडोफाइसी में कौन से रंग की शैवाल आती हैं, तो आप बताएंगे रोडोफाइसी में आती हैं लाल रंग की शैवाल। रोडोफाइसी में कैसे रंग की शैवाल आती हैं, लाल शैवाल। तो देखो आर से रेड होता है
और आप बताएंगे आर से ही होता है रोडोफाइसी। देखो आर, आर फॉर रेड, आर फॉर रोडो। तो रोडोफाइसी में कौन सी शैवाल आती हैं? लाल रंग वाली। फिर आपको पूछे कि तीसरा कुल कौन सा है शैवालों की, तीसरी फैमिली कौन सी है? तो ये है फियोफाइसी। ये है बच्चे फियोफाइसी। अब आपको पूछ ले फियोफाइसी में कौन सी शैवाल आती है? आप कहेंगे फियोफाइसी में आती हैं भूरी शैवाल। फियोफाइसी, फियोफाइसी में कैसे रंग की शैवाल आती हैं? आप कहेंगे भूरे रंग की शैवाल। भूरी शैवाल जो है वो आती हैं फियोफाइसी में, यानी कि ब्राउन एल्गी जो होती हैं, ब्राउन कलर होता है इनका, ब्राउन एल्गी आती हैं फियोफाइसी के अंदर। ठीक है। और जो चौथा कुल है वो कौन सा है? तो फोर्थ नंबर पर है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी, ठीक है, साइनोफाइसी है फोर्थ नंबर पर आने वाला, जिसको कहते हैं हम साइनोफाइसी। तो साइनोफाइसी में आती हैं नीली हरी शैवाल। ठीक है, साइनोफाइसी में कैसे रंग की आती हैं? नीली हरी शैवाल। तो ऐसे प्रश्न आएगा आप लोगों को कि भैया जो नीली हरी शैवाल है वो कौन से कुल में आती हैं? जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इनको। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नीले रंग की शैवाल, नीली हरी शैवाल कौन सी फैमिली में? आप बताओगे साइनोफाइसी में। पूछ ले भूरी शैवाल कौन सी फैमिली में? आप बताओगे फियोफाइसी में। पूछ ले लाल रंग की शैवाल तो बताना रोडोफाइसी में। और आपसे पूछ ले हरे रंग की शैवाल, तो भाई हरा रंग तो क्लोरोफिल करता है, तो क्लोरोफाइसी में। रोडोफाइसी आर से शुरू होगा, पहचान लोगे। फियोफाइसी में भूरी शैवाल आती है। और साइनो, मैंने कहा था ना बायोलॉजी में कहीं भी साइनो शब्द आए इसका मतलब होता है नीला, तो नीली हरी शैवाल आती है साइनोफाइसी में। ठीक है, अब यहां से आपको और क्या क्वेश्चन बन सकता है? आपको प्रश्न नीली हरी शैवालों पर बनता है। तो आओ थोड़ा सा तुम्हें नीली हरी शैवाल के बारे में बता दूं। तो प्यारे बच्चे, जो नीली हरी शैवाल होती हैं इनके दो एग्जाम्पल है। नीली हरी शैवाल के दो एग्जाम्पल है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं इनके दो एग्जाम्पल हैं जो आपको आते हैं पेपर में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के दो एग्जाम्पल पेपर में आते हैं। कौन कौन से? एक है बेटा नॉस्टॉक, एक है नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक कैसी शैवाल है? नीली हरी। और दूसरी है बच्चे एनाबीना, दूसरी है एनाबीना, दूसरी है एनाबीना। ठीक है, तो दूसरी है एनाबीना। तो ये दो रंग की शैवाल, ये दो शैवाल हैं जो आप लोगों की आती हैं किसके अंदर? नीली हरी शैवाल के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ग्रीन एल्गी देखी है? हाँ, आपने कभी कोई तालाब देखा है? उस तालाब का पानी ऐसा लगता है कई बार जैसे पानी सड़ गया हो, हरा हरा पानी हो जाता है पूरा। तो वो पानी सड़ता नहीं है, उस पानी के ऊपर वो शैवाली होती हैं। तो उस पानी पर जो हरा हरा सा वो पानी हो जाता है, आप उसमें बता सकते हो कि कहाँ पर जड़ है, कहाँ पर तना, कहाँ पर पत्ती, कुछ पता नहीं चलता। आपने काही देखी है? कई बार काही जम जाती है जमीन पर, उस पर हम फिसल कर भी गिर जाते हैं। तो वो काही भी, उसमें भी नहीं आप बता सकते कि कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ इनकी पत्ती है। तो यही होती हैं भाई शैवाल। ठीक है, तो आ जाओ आगे बात करेंगे कि नॉस्टॉक कहाँ पाई जाती है। ये आपको पूछेगा कि ये कहाँ मिलती है। तो बच्चे ये धान के खेतों में मिलती है, धान के खेतों में पाई जाती है, धान के खेतों में। धान के खेतों में मिलती हैं ये नीली हरी शैवाल जो होती है। ठीक है, और धान के खेतों में ये क्या काम करती है? तो ये करती है N2 फिक्सेशन का कार्य। N2 फिक्सिंग करती है प्यारे बच्चे, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये पूछा जा सकता है आपको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है ये। अब बड़े ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नीली हरी शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो आप लोग बताएंगे नॉस्टॉक। कहाँ मिलती है? धान के खेतों में, मूंजी जो होती है उसके खेतों में मिलती है। और मैडम क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है बेटा। क्या प्रक्रिया है बेटा? जो पौधे होते हैं ना, जो पौधे होते हैं, प्लांट जो होते हैं, ये
जब नाइट्रोजन को लेते हैं तो नाइट्रोजन को कभी भी ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते, यानी पौधे कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते, इसको इन्हें चेंज करना पड़ता है नाइट्रेट में। तो पौधों को नाइट्रोजन जो होती है इसको नाइट्रेट में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो जब पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऐसा समझो, जो गेहूं उगते हैं बेटा, खेतों में जो गेहूं उगते हैं, तो क्या तुम गेहूं को डायरेक्ट खेत में जाकर खा लेते हो? ये बताओ। आप बोलोगे नहीं मैडम, पहले गेहूं को काटा जाएगा, फिर गेहूं निकाले जाएंगे, फिर उनको पीसा जाएगा, आटा बनाया जाएगा, आटे को गूंथा जाएगा, आटे को गूंथ कर रोटी बनाई जाएगी, फिर रोटी हम खाते हैं। तो तुम गेहूं को क्या डायरेक्ट खा लेते हो? तुम कहोगे नहीं, हम गेहूं की रोटी बनाते हैं तब उसको खाते हैं। वैसे ही पौधों के अंदर जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्ट नहीं जाएगी, इसको पहले चेंज होना पड़ेगा नाइट्रेट में। तो नाइट्रोजन जब नाइट्रेट में चेंज होती है इसी को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। और यहाँ पर ये काम जो करेगा, जैसे आपके घरों में गेहूं का आटा गूंथकर रोटी बनाने का काम मम्मी करती हैं और आपको रोटी मिल जाती है खाने के लिए, वैसे ही पौधों के अंदर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करती है ये नॉस्टॉक। तो ये काम कौन कर रहा है? नॉस्टॉक ये काम करती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली शैवाल। तो ये जो नॉस्टॉक होती है ये पौधों के लिए लाभदायक है, क्योंकि पौधों के अंदर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करती रहती है और धान के खेतों में नाइट्रेट मिलती रहती है और धान के खेत खुश होते रहते हैं। तो धान के खेतों में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करती है नॉस्टॉक, ठीक है। नॉस्टॉक क्या है भाई? नॉस्टॉक एक शैवाल है, ये आपने अभी अभी पढ़ा है। नॉस्टॉक एक शैवाल है, एल्गी है, ठीक है। तो ये काम करती है नॉस्टॉक एल्गी। समझ में आ गई बात? लेकिन ये काम एक जीवाणु भी करता है, सेम यही काम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का एक जीवाणु भी करता है। तो पेपर में आपको जीवाणु पूछ ले कि कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है ना, तो आप लोग बताएंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो बैक्टीरिया है इसका नाम है राइजोबियम, इसका नाम है राइजोबियम। ये भी पूछा जा सकता है। तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ये भी सेम यही काम करेगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करेगा, सेम यही काम करेगा। कैसे? लेकिन मैम ये कहाँ पाया जाता है? जैसे आपने बताया नॉस्टॉक, तो धान के खेतों में ये काम करती है। ये कहाँ पे करेगा इस काम को? तो ये पाया जाता है दलहनी फसलों की जड़ों में, ये पाया जाता है दलहनी फसलों की जड़ों में। कहाँ मिलेगा? दलहनी फसलों की जड़ों में मिलता है। दलहनी फसलें कौन से होते हैं? तो बेटा जैसे कि आप लोग बताएंगे दाल होता है, चना होता है, मटर होता है, उन सब की जड़ों में मिलता है ये। तो राइजोबियम कहाँ मिलेगा? दलहनी फसलों की जड़ों में, यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट में मिलता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली में कौन आता है? तो आप कहोगे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है मटर। इसके लेग्यूमिनेसी फैमिली के उदाहरण है मटर, चना, दाल, इन सब पौधों की जड़ों में मिलता है ये बैक्टीरिया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली शैवाल, आंसर लगा के आना नॉस्टॉक। कहाँ मिलती है? धान के खेतों में। पेपर में क्वेश्चन आएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु, आंसर लगा के आना राइजोबियम। कहाँ मिलता है? दलहनी फसलों की जड़ों में मिलता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट में मिलता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली में कौन कौन आता है? तो मटर, चना, दाल, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन यहां से आएंगे। ठीक भाई, चले अब आगे। तो ये दो चीज आपको यहां से पढ़नी थी, है ना। कंफ्यूज ही कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं है, मैंने बता दिया बिल्कुल। तो नॉस्टॉक क्या करती है? धान के खेतों में मिलती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करती है,
ठीक है। तो नाइट्रेट नॉस्टॉक है क्या? बेसिकली एक शैवाल। लेकिन आपको पूछ ले कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो यही सेम काम जीवाणु भी करता है। भाई आपके घर में रोटी बनाने का काम आपकी मम्मी भी करती हैं और आपकी दीदी भी कर सकती हैं, आपकी भाभी भी कर सकती हैं, है ना। तो भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम शैवाल भी कर सकती है और जीवाणु भी कर सकता है। अगर शैवाल पूछेगा तो नॉस्टॉक बताकर आना, जीवाणु पूछेगा तो राइजोबियम बताकर आना। नॉस्टॉक शैवाल तो धान के खेतों में मिलेगी, ये कहाँ मिलेगा? तो दलहनी फसलों की जड़ों में मिलेगा। दलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं? मटर, चना, दाल होता है, यानी मटर की जो जड़ है उसमें मिलेगा, चने की जड़ में मिलेगा और दाल की जड़ में मिलेगा। ये बात मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ लो, अब आगे चलते हैं। तो हमने शैवाल के बारे में इतनी चीजें प्यारे बच्चे पढ़नी थी। अब आ जाओ लाइकेन के बारे में बताती हूँ कि मैम लाइकेन क्या होते हैं। तो जब हम बात करेंगे लाइकेन की, तो लाइकेन ऐसे पौधे हैं जो शैवाल और कवक दोनों के कॉम्बिनेशन से उगते हैं। तो लाइकेन क्या है बेटा? लाइकेन ऐसे पौधे होते हैं जो दो पौधों के कॉम्बिनेशन से उगेंगे। एक तो शैवाल जरूर होगी इनके पास, एल्गी जरूर होगी इनके पास, और दूसरा इनके पास कवक जरूर होगा, इनके पास फंगस जरूर होगा, ठीक है। तो ऐसे पौधे जो वहां उगेंगे जहां शैवाल भी और कवक भी हो, एक ही जगह जब शैवाल भी उग रही हो और कवक भी उग रहा हो, उनके बीच में उगते हैं लाइकेन हमेशा। तो लाइकेन कभी भी अकेले नहीं मिलते, ये वहां मिलेंगे जहां शैवाल भी होगी और कवक भी होगा, ठीक है। तो शैवाल और कवक के साथ उगने वाले पौधे कौन से हैं? आप बताएंगे लाइकेन, ठीक है। तो मैम ये लाइकेन शैवाल से क्या लेते हैं? तो शैवाल से ये खाना लेते हैं बेटा, शैवाल इनको खाना देती है, शैवाल इनको खाना देती है बेटा। लाइकेन शैवाल के पास क्यों उगते हैं? क्योंकि शैवाल लाइकेन को खाना देती है। मैम कवक के पास क्यों उगते हैं ये? तो कवक इनको प्रोटेक्शन देता है बेटा, कवक इनको छुपने की जगह देता है, सुरक्षा देता है। तो कवक इनको एक तो सुरक्षा देगा और दूसरा पानी देगा, वाटर। दूसरा क्या देगा बेटा? पानी। तो पेपर में पूछेगा कि जो लाइकेन होते हैं ये शैवाल से क्या लेते हैं? तो आप बताना खाना लेते हैं। लाइकेन कवक से क्या लेते हैं? आप बताना सुरक्षा और पानी लेते हैं, ठीक है। मैम बदले में कुछ देते हैं ये लाइकेन इनको? तो भाई बदले में लाइकेन देते हैं इनको ऑक्सीजन, क्योंकि लाइकेन के पास बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होती है। तो बदले में लाइकेन इनको देते हैं ऑक्सीजन। तो भाई देखो मजे से रह रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। शैवाल ने खाना दे दिया लाइकेन को और लाइकेन ने शैवाल को ऑक्सीजन दे दी। कवक ने लाइकेन को क्या दिया? पानी और सुरक्षा, और बदले में लाइकेन ने कवक को दे दी ऑक्सीजन। तो शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग इज गुड, शेयरिंग करना अच्छी बात है ना। तो ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं तीनों। तो इन तीनों के बीच में एक संबंध बनता है प्यारे बच्चे, इन तीनों के बीच में, किस किस के बीच में भाई? तो शैवाल, शैवाल, लाइकेन और कवक, तीनों रह रहे हैं एक साथ। इन तीनों के बीच में एक संबंध बनेगा, यानी कि एल्गी, ठीक है, और आप बताएंगे लाइकेन, लाइकेन एंड फंगस। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बनेगी, उसको कहा जाता है सहजीवन संबंध। सहजीवन संबंध ये पेपर में आता है, सहजीवन संबंध बनेगा इनमें, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन बनती है इनमें। सिम्बायोटिक रिलेशन मीन्स ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो ऐसा संबंध जिसमें कोई भी जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाए। तो भाई नुकसान तो किसी का भी नहीं हो रहा, बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है तीनों को। तो तीनों के तीनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसी को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो पेपर में आता है कि शैवाल, कवक और लाइकेन तीनों एक साथ कौन सा संबंध दर्शाते हैं? आप कहेंगे सहजीवन संबंध, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो लाइकेन ऐसे पौधे हैं जो हमेशा शैवाल और कवक के साथ उगेंगे। चलो लाइकेन का फोटो दिखाने की कोशिश करते हैं। तुमने देखा होगा घने जंगलों में मिलते हैं ये जो लाइकेन होते हैं, ये घने जंगलों में हमें देखने को मिलते हैं।
ये होते हैं प्यारे बच्चे लाइकेन। देखो ये लाइकेन है, तुमने कई बार देखे भी होंगे ऐसे पेड़ों पर उगे हुए। तो ये शैवाल और कवक के ऊपर उगते हैं प्यारे बच्चे, जो लाइकेन होते हैं। इसी के अंदर हरी हरी शैवाल छुपी हुई है, इसी के अंदर कवक छुपा हुआ है। तो शैवाल और कवक के कॉम्बिनेशन से बनते हैं लाइकेन। तो ये ऐसे पौधे हैं जो कि सहजीवन संबंध दिखाते हैं। अच्छा, लाइकेन के बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ लिख रही हूँ। लाइकेन जो होते हैं प्यारे बच्चे, इनको हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो लाइकेन को कहा जाता है वायु प्रदूषक सूचक। क्या कहते हैं इनको? वायु प्रदूषक सूचक कहते हैं। वायु प्रदूषक सूचक इनको कहा जाता है, यानी कि इनको कहा जाता है एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर। एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर कहते हैं इनको, एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर। क्यों कहते हैं मैडम इनको एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर? पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन से पौधे हैं जिनको वायु प्रदूषक सूचक के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे लाइकेन। इनको क्यों कहते हैं एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर? क्योंकि बच्चा ये वही उगेंगे जहां की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस एकदम 0% होगी। तो मतलब ये हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा के बारे में बताते हैं कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड है या नहीं। ये कहाँ उगेंगे? ये उगेंगे वहां जहां सल्फर डाइऑक्साइड एकदम 0 है। मान लो ये मेरे घर में उग रहे हैं तो मैं खुश हो जाऊंगी। मैं खुश इसलिए हो जाऊंगी क्योंकि मेरे घर में सल्फर डाइऑक्साइड है ही नहीं बिल्कुल भी, तो मेरे घर की हवा एकदम प्योर है, फिर मैं ये समझूंगी। तो लाइकेन हमेशा वहीं उगते हैं जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड एकदम 0 होता है। तो इसीलिए ये हवा में सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के बारे में सूचना देते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है इनके बारे में? लाइकेन जो होता है इनसे हम लिटमस पेपर बनाते हैं, लिटमस पत्र बनाते हैं। ठीक है, तो लिटमस पत्र किससे बनाते हैं ये पूछा जाता है, इसी से लिटमस पत्र बनाया जाता है। इनकी ये जो पत्तियां थी लाइकेन की, इन्हीं से हम लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, लिटमस पेपर हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। लिटमस पेपर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे प्यारे बच्चों, तो इन्हीं से हम लिटमस पेपर बनाते हैं, लाइकेन से ही। तो ये पॉइंट आपको पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको पेपर में आते हैं। मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, कमेंट सबके दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो भाई अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो लाइकेन क्लियर हुआ, एक बार थम्स अप करेंगे सभी बच्चे। हमने बात कर ली है यहाँ पर किसके बारे में? एनाबीना के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन नॉस्टॉक से बनता है। ये धान के खेतों में पाई जाती है और धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इस सेंटेंस को आप खुद भी पूरा कर सकते हो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन को जब हम नाइट्रेट में बदलेंगे, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कौन करता है ये काम? शैवाल। ये काम एक बैक्टीरिया भी करता है, ये बात मैं आपको 2-3 बार समझा चुकी हूँ। अब हमने लाइकेन के बारे में भी पढ़ लिया है ना? अब हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक भाई, चलो अब आगे बात करें प्यारे बच्चों। चलो भाई, तो आपका थैलोफाइटा हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप, ब्रायोफाइटा। अब हम बात करेंगे क्रिप्टोगैमस के दूसरे टाइप की, ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा, अब बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। जो ब्रायोफाइटा होते हैं प्यारे बच्चों, ये ऐसे पौधे हैं जो कि पादप जगत के उभयचर कहलाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर। इन्हें कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। ये हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट। इनको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट। मैम इनको एम्फीबियन क्यों कहते हैं? क्या होते हैं एम्फीबियन? तो आपने मेंढक देखा है कभी? मेंढक, मेंढक कोई पौधा है क्या? मेंढक तो एक जानवर है, मेंढक तो एक जंतु है। तो जंतुओं के अंदर होते हैं उभयचर, जैसे मेंढक हो गया, सैलामेंडर हो गया, ये उभयचर हैं। पादपों में कोई उभयचर नहीं होते, लेकिन पादपों में जो ब्रायोफाइटा हैं इनको कहते हैं हम उभयचर। भाई मेंढक को आपने देखा है, वो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी जाता है। पानी में क्यों जाता है? वो पानी में वो जाता है अंडे देने के लिए। मेंढक के अंदर जो निषेचन की क्रिया होगी ना, अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेंगे वो पानी में मिलते हैं मेंढक के अंदर।
तो मेंढक पानी में क्यों जाता है? निषेचन करने के लिए। वैसे ही ये ऐसे पौधे हैं जिनको पानी की आवश्यकता होती है, ये पानी की आवश्यकता में ही निषेचन करते हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट, पादप जगत का उभयचर कहते हैं इसको। अब इसमें भी बच्चे कहेंगे पूरा सेंटेंस नहीं लिखा। लो, इनको क्या कहते हैं? पादप जगत के उभयचर कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन से पौधे हैं जो पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं? आप बताएंगे ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में निषेचन कहाँ होता है, जमीन पर या पानी में? तो बताएंगे इनमें जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो इनके अंदर होती है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है पानी में। ठीक है, इनमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो पानी में होती है, इसीलिए इनको कहते हैं उभयचर। इनमें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? वाटर के अंदर होती है, पानी में होती है। इसीलिए इनको कहा जाता है पादप जगत के उभयचर। अब कई बच्चे सोचेंगे मैम निषेचन क्या होता है? तो निषेचन वो प्रक्रिया है बेटा जिसमें शुक्राणु, लड़कों के अंदर शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु, है ना। और प्यारे बच्चे अंडाणु, महिलाओं में बनते हैं अंडाणु। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं उसी को कहते हैं निषेचन। इन पौधों के अंदर जो निषेचन की क्रिया होगी वो पानी में होगी, इसीलिए इनको कहा जाता है क्या? पादप जगत के उभयचर। अब इनके उदाहरण की बात की जाएगी, तो इनके उदाहरण लिख लो भाई, इनके उदाहरण लिख लीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आते हैं ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में आते हैं प्यारे बच्चे मॉसिस। मॉसिस एक प्रकार के पौधे हैं, अभी दिखाऊंगी। मॉस, ठीक है, मॉसिस हो गया, लीवर वर्ट हो गया, लीवर वर्ट, लीवर वर्ट हिंदी में भी बोलते हैं लीवर वर्ट, लीवर वर्ट, और हो गया हॉर्न वर्ट। ठीक है, लीवर वर्ट हो गया और हॉर्न वर्ट। तो लीवर वर्ट, मॉसिस, हॉर्न वर्ट, ये सब होते हैं क्या? ये सब एग्जाम्पल होते हैं ब्रायोफाइटा के। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो आपको दिखाऊंगी, ये है भाई लीवर वर्ट, हॉर्न वर्ट, ये सब। ठीक है, तो ये हैं, ये लीवर वर्ट पौधे हैं, तुमने देखे होंगे तालाब के किनारे उगे रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, ये सब ब्रायोफाइटा होते हैं, ये ब्रायोफाइटा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये सब ब्रायोफाइटा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ प्यारे बच्चे। तो मैं कमेंट आप लोगों के जो जेन्युइन है वो ले रही हूँ, अभी उटपटांग कमेंट में ले ही नहीं रही हूँ। आ जाओ, अब आगे बात करेंगे तीसरे प्रकार के पौधों की। तीसरे प्रकार के पौधे हैं टेरिडोफाइटा। कौन से हैं बेटा? टेरिडोफाइटा। तीसरे प्रकार के पौधे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये ऐसे पौधे हैं जिनमें हमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोयम देखने को मिला था। तो सबसे पहले लिखोगे प्रथम संवहनी पौधे हैं ये, प्रथम संवहनी पौधे। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्रथम संवहनी पादप कौन है, तो आप बताओगे टेरिडोफाइटा है। तो हम अपुष्पी पौधों को पढ़ रहे हैं। अपुष्पी पौधों को 3 भागों में बांटा हुआ है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हमने ब्रायोफाइटा भी पढ़ लिया, हमने थैलोफाइटा भी पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा। तो ये फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट है, फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट। मैम फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट का मतलब क्या हुआ? तो प्यारे बच्चे पौधे जो होते हैं ना, इनमें पाए जाते हैं कुछ विशेष प्रकार के ऊतक, जिसको कहते हैं हम लोग संवहन ऊतक। ठीक है, तो संवहन ऊतक में कौन कौन आता है? तो संवहन ऊतक में आते हैं, आपने नाम सुन रखा होगा जाइलम और बच्चे फ्लोयम का। आपने नाम सुना है ना जाइलम और फ्लोयम ऊतक का। तो जो जाइलम और फ्लोयम सबसे पहले देखे गए थे वो टेरिडोफाइटा में ही देखे गए थे। तो सबसे पहले जाइलम और फ्लोयम जो थे ये कौन से पौधों में देखे गए थे? आप बताएंगे टेरिडोफाइटा में। और जाइलम और फ्लोयम को ही मिलाकर कहते हैं संवहनी या वेस्क्यूलर, इन्हीं को कहा जाता है। तो पौधों के अंदर संवहनी ऊतक जो होते हैं वो 2 हैं, जाइलम और फ्लोयम। सबसे पहले कौन से पौधों में इन्हें देखा गया था? तो टेरिडोफाइटा में ही सबसे पहले जाइलम और
फ्लोएम देखे गए थे। जाइलम क्या करते हैं प्यारे बच्चे? जाइलम जड़ों से जल का स्थानांतरण करते हैं। जड़ों से जल पूछा जाता है पेपर में, जल व खनिज पदार्थों का स्थानांतरण, खनिज पदार्थों का स्थानांतरण, ये आपको पूछा जाएगा कि पौधों में कौन से ऊतक हैं जो जड़ों से जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। तो आप लोग बताएंगे ये है जाइलम। देखो कैसे याद करोगे, जैसे जाइलम जैसे जल। तो जाइलम क्या काम करते हैं? तो जाइलम जड़ों से, प्यारे बच्चे हम पौधों की जड़ों में पानी डालते हैं, वो सारा का सारा पानी पौधों के ऊपरी भागों तक कैसे पहुंचता है? भाई पेड़ तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, पानी तो हमने जड़ों में डाला है, सारा का सारा पानी ऊपर तक कैसे पहुंच रहा है? तो इन्हीं के द्वारा पहुंचता है, जाइलम के द्वारा। जाइलम पतली पतली ट्यूब जैसी संरचनाएं हैं जो पेड़ों के अंदर होती हैं। तो जैसे हम जड़ों में पानी डालेंगे, इन जड़ों के इन ट्यूब से होता हुआ वो पानी पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंच जाता है। पानी में ही खनिज पदार्थ होते हैं, पानी में ही सारे पोषक पदार्थ घुले हुए होते हैं, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सब। तो साथ ही साथ ये भी पौधों के ऊपर चले जाते हैं। तो पौधों में जड़ों से जल व खनिज पदार्थों का स्थानांतरण कौन करते हैं? आप बताएंगे, ये काम करते हैं जाइलम। तो जाइलम का काम क्या होता है, पूछता है पेपर में। तो जैसे जाइलम और जैसे जल, ये याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बेटा, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल। तो पानी और खनिज पदार्थों को पौधों के ऊपरी भागों में पहुंचाने का काम है जाइलम का। ठीक। मैम फ्लोएम क्या करते हैं? मैम फ्लोएम क्या करते हैं? तो प्यारे बच्चे फ्लोएम करते हैं भोजन का स्थानांतरण। और भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है भोजन। तो पत्तियों से भोजन का स्थानांतरण, पत्तियों से भोजन का स्थानांतरण करते हैं ये। ठीक है। पत्तियां बनाती हैं भोजन, क्योंकि पत्तियों में ही बन रहा है, पत्तियों के अंदर ही होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और प्रकाश संश्लेषण करके पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो पत्तियां तो पौधों के ऊपर होती हैं, नीचे तक खाना कैसे आ रहा है? नीचे तक जड़ों तक खाना कैसे आ रहा है? तो पत्तियों से छोटी छोटी ट्यूब निकलकर पूरे पेड़ में फैली हुई होती हैं, इन्हीं से खाना आता है जड़ों तक। तो इन ट्यूब को कहते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से भोजन का स्थानांतरण। तो लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, फूड, ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू, फ्रॉम लीव्स, ठीक है। तो पत्तियों से भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? आप बताएंगे, फ्लोएम करता है। तो ये दोनों कार्य आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, है ना? चलो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार भाई, नमस्कार। ठीक है, आगे बात करें। चलिए, तो ये दोनों चीजें भी आपको पूछी जाती है, जाइलम और फ्लोएम का कार्य पूछा जाता है। इसको ऐसे समझो, मान लो ये पेड़ है भाई, ये पेड़ का तना है और ये पेड़ की पत्तियां हैं, ठीक है, और ये हैं पेड़ की जड़ें, नीचे की तरफ ये जड़ें हैं पेड़ की। तो जड़ों से निकले रहते हैं छोटी छोटी नलिकाएं ऐसे, जो पेड़ के सारे भागों में ऐसे ऐसे पानी ले जाएंगे नीचे से, ये। तो जो जाइलम होता है वो सारे के सारे ऊपरी भागों में पानी पहुंचाने का काम करता है, पौधों के अंदर पानी पहुंचाने का काम करेगा जाइलम, ठीक है, ऊपर की तरफ। और ये पत्तियां हैं, पत्तियों से निकलती हैं फ्लोएम, नीचे को आते हैं फ्लोएम ऐसे। तो पत्तियों में जो खाना बना है उस खाने को यहाँ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? यानी फ्लोएम क्या करेंगे? नीचे को खाना पहुंचाएंगे ऐसे करके, फ्लोएम भोजन पहुंचाएंगे और जाइलम जो है वो ऊपर की तरफ पानी पहुंचाएंगे। इस तीर के निशान को आप ऊपर की तरफ को लगा सकते हैं ऐसे, ये जाइलम है। तो जाइलम ऊपर की तरफ को पानी पहुंचा रहे हैं और फ्लोएम नीचे की तरफ को खाना पहुंचा रहे हैं पौधों के अंदर। यही होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो प्यारे बच्चे, हमने बात कर ली थी टेरिडोफाइटा की। अब टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो टेरिडोफाइटा के उदाहरण क्या क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनके उदाहरण की बात करेंगे अब हम लोग। टेरिडोफाइटा,
तो टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल की बात करें तो आप बताओगे फर्न बेटा, फर्न। फर्न तुमने कई बार देखा भी है, फर्न हो गया, ठीक है। और आप बताओगे डिक्सोनिया हो गया, डिक्सोनिया। फर्न हो गया, डिक्सोनिया हो गया, ठीक है, डिक्सोनिया, ठीक है। लाइकोपोडियम हो गया, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, ठीक है, ये होते हैं लाइकोपोडियम। चलो देखो इनका फोटो। फर्न तो आपने कई बार देखे भी हैं, शादी ब्याहों में तुमने देखे होंगे। अभी है फोटो या नहीं, या नेट पे दिखाना पड़ेगा। ये तो ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा इस तरीके के होंगे। चलो तुम्हें दिखाती हूँ नेट पर फर्न का फोटो। फर्न देखो एक ऐसी पत्ती होती है, ऐसे, जो हम कई बार डेकोरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बुके नहीं खरीद के लाते हम, जब वैलेंटाइन डे होता है, किसी का बर्थडे होता है, उसको हम बुके देते हैं। उस बुके में लंबी लंबी पत्तियां सी लगी हुई होती है, वो होते हैं फर्न। तो तुम्हें फर्न दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पुष्पी पौधों की। तो जो फर्न होते हैं बेटा, ये फर्न जो होंगे, देखो इस तरीके के पौधे होते हैं जो फर्न होते हैं, तुमने कई बार इनको देखा हुआ है। तो फर्न बेसिकली ऐसे पौधे होते हैं, देखो इनकी पत्तियां आपको दिख रही हैं। आप इन्हें मतलब जब आप ठंडे इलाकों में जाते हो तो पहाड़ों पर ही आपको उगे मिलते हैं। तो ये होते हैं फर्न, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, आगे की तरफ चलेंगे अब हम। तो अब बात करेंगे पुष्पी पौधों की। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पुष्पी पौधों के बारे में भी। तो पुष्पी पौधे फिनेरोगैमस बोलते हैं जिसे, फिनेरोगैमस, फिनेरोगैमस बोलते हैं जिसको, ठीक है। मैं कमेंट्स आपके देख रही हूँ, लेकिन जो डाउट है उसको ले रही हूँ, ठीक है। फिर से सिंपल शिमला समझा दीजिए भैया, मैं 2-3 बार समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी, अच्छा इसको फिर से समझा दूं ना, इसको टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे हैं जिनमें संवहनी ऊतक सबसे पहले देखे गए थे। ये संवहनी पादप है। संवहनी ऊतक या संवहनी पादप कौन होते हैं? जिनके अंदर हमने सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम को देखा था। तो टेरिडोफाइटा ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर हमने सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम को देखा था। जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं? क्या है मैम? ये तो ऊतक है बेटा, ये पादपों के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू हैं ये। अब जाइलम क्या काम करता है? जड़ों से जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण। जड़ें नीचे हैं तो जड़ों से पूरे पेड़ में पानी पहुंचाने का काम होता है इसका, जाइलम का। तो कैसे कोरिलेट करोगे? जैसे जल जैसे जाइलम, तो जल कौन स्थानांतरित करता है? जाइलम। फ्लोएम, तो फैसे फ्लोएम फैसे फूड, ऐसे याद कर लो, फैसे फ्लोएम फैसे फूड। तो फूड का स्थानांतरण कौन करता है पौधों में? फ्लोएम। पत्तियां ऊपर है, खाना बना रही हैं, पत्तियों से खाना पूरे पेड़ में नीचे तक कैसे आ रहा है? इन्हीं के द्वारा आ रहा है, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया कि नीचे से ऊपर को जो जा रहे हैं, ऐसे जब पानी नीचे से ऊपरी हिस्सों में जा रहा है तो ये काम कर रहे हैं जाइलम, और खाना ऊपर से जो नीचे को खाना आ रहा है ऐसे, तो खाने को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं फ्लोएम। ये काम कर रहे हैं पौधों के अंदर फ्लोएम। ऐसे आपको पढ़नी है चीजें, ठीक है। एना बिना का कोई काम नहीं है बेटा, मैंने आपको बताया ना, एना बिना से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। एना बिना का बताना, वो एना बिना के बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। मैंने बताया नीली हरी शैवाल के 2 उदाहरण, नॉस्टॉक और एनाबीना। नॉस्टॉक के बारे में सारे पॉइंट बताए, एनाबीना से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पुष्पी पौधों की। तो पुष्पी पौधों को बांटा गया था 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग थे भाई? एक थे आप लोगों के जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पढ़ाए थे पिछली क्लास में, बताया था। जिम्नोस्पर्म जिसको बोलते हैं अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी बोलते हैं इनको, अनावर्त बीजी। और दूसरे थे प्यारे बच्चे दूसरे थे एंजियोस्पर्म, दूसरे थे एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म जिसको बोलते हैं आवृत बीजी। एक होते हैं अनावृत बीजी, एक होते हैं आवृत बीजी। मैम नाम तो सेम सेम से लग रहे हैं, तो सेम सेम से ही है, बाकी अंतर सिर्फ एक है, ध्यान से सुनना। यहाँ देखो ए लगा हुआ है, अनावर्त बीजी मतलब अनावर्त। अनावृत का मतलब होता है घेरा,
मतलब इनके अंदर जो बीज बनेंगे ना, वो किसी प्रोटेक्शन में नहीं रहेंगे, यानी बीज फल के अंदर नहीं होते। तो क्या लिखोगे, इनको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, बीज फल के अंदर नहीं होते, फल के अंदर नहीं होंगे, बीज फल के अंदर नहीं होते। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, बीज नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सीड्स आर नोट अंडर, सीड्स आर नोट अंडर फ्रूट। ठीक है, अंडर फ्रूट। तो जो बीज होते हैं वो फल के अंदर नहीं रहेंगे बेटा। तो कौन से पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज जो होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते, आप लोग बताकर चलेंगे, जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी। नाम से पता चल रहा है अनावृत, आवृत मतलब प्रोटेक्शन, घेरा। इनके बीज के चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता, बीज फल के अंदर नहीं होते। जैसे आपने सेब खाया, सेब के बीज सेब के बाहर है या अंदर है, ये बताना। तो तुम कहोगे मैम सेब के बीज तो सेब के अंदर निकलते हैं। आपने तरबूज खाया, तरबूज के बीज तरबूज के अंदर है या बाहर है, आप कहोगे मैम अंदर है। आपने आम खाया, आम का बीज आम के अंदर है या बाहर है, आप कहोगे मैम अंदर है। आपने प्यारे बच्चे पपीता खाया, पपीते के बीज पपीते के बाहर है या अंदर है, आप कहोगे मैम अंदर है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनके जो बीज है वो फल के अंदर नहीं होते। ठीक है, तो बीज फल के अंदर नहीं होते, बीज इनके नग्न अवस्था में होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है नग्न बीजी, इसीलिए इनको कहते हैं नग्न बीजी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि पादप जगत में नग्न बीजी कौन से पौधे को कहते हैं, आप बताएंगे इन्हें कहते हैं नग्न बीजी। इनको कहा जाता है नेकेड सीड, इनको नेकेड सीड के नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है नग्न बीजी, क्योंकि इनके बीज किसी भी आवरण के अंदर बंद नहीं होते। ठीक है, अब मैम इनका एग्जाम्पल और बता दो हमें। तो इनका एग्जाम्पल लिख लो भैया, साइकस लिखना, पाइन कोन लिखना, पाइन कोन। ठीक है, चीड़ का शंकु, चीड़ का शंकु, चीड़ का शंकु कैसा होता है मैडम जी, लो देखो भैया, ये रहा चीड़ का शंकु, ये रखा हुआ मेरे पास, ये है चीड़ का शंकु। कितने बच्चों ने देखा ये तुम जाते हो वैष्णो देवी घूमने और पेड़ पे से लगे रहते हैं, नीचे नीचे झड़ जाते हैं, बीज है ये, बीज तो किसी फल के अंदर है ये बीज, नहीं भैया ये पूरा का पूरा बीज है। तो ये है चीड़ का शंकु, शंकु की जैसी आकृति है ना इसकी, कोन के जैसी, तो ये होता है चीड़ का शंकु बेटा। तुमने देखा भी होगा कई बार, इसको सजाकर घरों में रख लेते हैं, तो दिखाने के लिए रखा हुआ है मैंने बच्चों को। तो ये होता है चीड़ का शंकु। ठीक है, पाइन कोन। अगला एग्जाम्पल क्या इसका हो सकता है, साइकस। साइकस तो मैं यहाँ नहीं रख सकती भैया, दिखाती हूँ तुम्हें अभी साइकस कैसा होता है। अगला एग्जाम्पल इनका हो सकता है साइकस, लिख लो यही एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है साइकस। ठीक है, साइकस, तो साइकस भी इन्हीं का एग्जाम्पल है। मैम साइकस कैसा दिखता है, तुमने गमलों में रखे हुए पेड़ देखे, खजूर के जैसे लगते हैं, गमलों में रखे हुए साइकस का पौधा देखा होगा, गमलों में हम लोग उगा देते हैं, ये रहा गमलों में, तुमने कई बार गार्डन वगैरह में कई बार उगता हुआ देखा होगा ये क्या है बेटा, साइकस ही है ना, तुमने कई बार ये देखे होंगे, ये रहा, ये साइकस के ही पौधे हैं बेटा, ये साइकस के ही पौधे होते हैं जो आपने कई बार देखे हैं गमलों में रखे हुए, ये रहे। ठीक है, तो ये आप लोगों के एग्जाम्पल होते हैं किसके, ये है आपके अनावृत बीजी पौधे। ठीक है, तो ये इसका बीज है, देखो नीचे की तरफ इतना मोटा, जो किसी भी फल के अंदर नहीं है, ये साइकस होते हैं। आ जाओ, तो अब बात करते हैं हम इनकी एंजियोस्पर्म की। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा यही वाले पौधे मिलते हैं तुम्हें, तुम जितने भी फल खाते हो ना, वो सब यही वाले फल है, वो सब यही वाले फल है। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, इनके अंदर बीज फल के अंदर पाया जाता है, बीज फल के अंदर होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या लिखोगे, बीज फल के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। तो सीड इनसाइड द फ्रूट, सीड इज इनसाइड द फ्रूट, इनसाइड द फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है जो सीड होता है। ठीक है, समझ में आ गई ना बातें, अब मैं आगे बढ़ूं, चलो।
तो सीड, फल के बीज जो है वो फल के अंदर होता है। अब आगे बात करी हम लोगों ने कि मैडम जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें या इनका एग्जाम्पल क्या होता है या ये कितने भागों में बटे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे जितने भी आप फल खाते हो, जैसे सेब हुआ, सेब हो गया, लीची हो गई, लीची का भी छिलका उतारते हो तब अंदर से बीज निकलता है, चीकू हो गया, मतलब कोई अनलिमिटेड एग्जाम्पल है इनके, अनलिमिटेड। जितने मैंने तुम्हें ये बता दिया, जितने भी तुम फल खाते हो, यहाँ तक कि मूंगफली भी, काजू बादाम भी तुम खाते हो, वो भी इन्हीं में आते हैं। ठीक है, बादाम भी तो अंदर से निकलता है, होल होता है उसकी तरफ ऊपर, अंदर से निकलता है। तो ये सब आते हैं आप लोगों के एंजियोस्पर्म में। अब यहां से हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनको बांटा गया है दो भागों में। ठीक है, आवृत बीजी को बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं इनके? एक है मोनोकोट बेटा, मोनोकोट, मोनोकोट एक बीज पत्री, एक बीज पत्री जिसको बोलते हैं, एक बीज पत्री। और दूसरा है द्विबीजपत्री, डाइकोट, दूसरा है डाइकोट, द्विबीजपत्री। आपको पूछेगा एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री क्या है। तो प्यारे बच्चे अब इन दोनों के बारे में मैं आपको बताकर चल रही हूँ, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री में एक बीज पत्र पाया जाता है, एक बीज पत्र पाया जाता है। मैम बीज पत्र क्या होता है अभी फोटो दिखाऊंगी, समझ में आ जाएगा। एक बीज पत्र पाया जाता है, सिंगल कोटाइलडोन होता है इनके पास, सिंगल कोटाइलडोन होगा भाई, सिंगल कोटाइलडोन होता है, एक बीज पत्र होता है। यहाँ पर बात करें तो दो बीज पत्र पाए जाते हैं भाई, दो बीज पत्र होते हैं। ठीक है, इनकी बात करें तो दो बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, दो बीज पत्र पाए जाते हैं। इनकी बात करेंगे तो डबल कोटाइलडोन होता है यहाँ, डबल कोटाइलडोन। अब बात करेंगे मैम कोटाइलडोन या ये बीज पत्र होता क्या है। तो आ जाओ तुम्हें बीज पत्र दिखा दूं। तुमने आम खाया है, अभी बहुत खाते होगे आम तुम। आम जब खाते हैं तो उसके अंदर से गुठली निकलती है, उसमें से भी एक और गुठली निकलती है अंदर, उसी को बोलते हैं कोटाइलडोन। तो जो कोटाइलडोन्स होते हैं ये एक या दो होते हैं बेटा। जैसे कि इस फोटो को देखेंगे हम लोग, इस फोटो में आपको दिख रहे हैं कोटाइलडोन्स। ये वीडियो है, वीडियो को तो हम स्किप करेंगे, हम पिक्चर देखेंगे। देखो इस फोटो को देखोगे जरा आप, इस फोटो में तुम्हें दिख रहा है ये बीज पत्र है बेटा, जहां मैं पेन चला रही हूँ। एक तो देखो ये दो, ये द्विबीज पत्री है, आपको दिख रहा है ये द्विबीज पत्री है बेटा। ये एक बीज पत्र तो ये हो गया और एक बीज पत्र ये हो गया। तो जब आप आम की गुठली को अंदर से निकालते हो ऐसे दो भागों में नहीं टूटती, तो वो बीज पत्र होते हैं, ये बीज पत्र है। ठीक है, ये दो बीज पत्री है और ये मक्का का दाना है, मक्का का दाना देखो एक ही भाग में टूटता है, ऐसे अकेला रहता है, ये एक बीज पत्री है। तो जिनके बीज को ऐसे दो हिस्सों में खोला जाए वो द्विबीजपत्री, और जिनका बीज एक ही हिस्से में रहे वो एक बीजपत्री। आप मूंगफली खाते हो, मूंगफली को छीलते हो, अंदर दाना निकलता है, दाने को ऐसे प्रेस करते हो, दाना दो भागों में टूटता है, मूंगफली है द्विबीजपत्री। ठीक है, आपने खाया बादाम, बादाम को रात भर भिगो दो, उसका छिलका उतारो, बादाम भी जैसे दो भागों में टूटता है। आपने खाई मटर, मटर का दाना ऐसे प्रेस करो, दो भागों में टूटता है, द्विबीजपत्री है। तो जिसका भी बीज दो बीज पत्रों में टूटेगा वो द्विबीजपत्री, एक में टूटेगा वो एक बीजपत्री। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैम मोनोकोट के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो बता सकते हो गेहूं हो सकते हैं, बता सकते हो मक्का हो सकता है, बता सकते हो चावल होता है। ठीक है, गेहूं मक्का चावल। घास, बेटा घास भी क्या है आप बताओगे, एक बीजपत्री। बेटा बांस, बांस जो है ना वो घास की ही कैटेगरी है। बांस कोई पेड़ नहीं होता, बांस एक तरीके की घास है बेटा। कभी भी पूछे कि बांस किस प्रकार का पौधा है, तो बांस एक घास की कैटेगरी में आता है। तो जो बैम्बू होता है ये घास की कैटेगरी में आता है। बैम्बू एक तरीके की ग्रास है, बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली ग्रास, हर दिन कुछ सेंटीमीटर बढ़ता है ये जो बांस होता है, तभी इतना लंबा होता है। तो गेहूं हो गया वीट, गेहूं को बोलते हैं वीट।
ठीक है। मक्का को बोलते हैं मेज या कॉर्न, ठीक है, और चावल को बोलते हैं राइस। ये सब एग्जाम्पल होते हैं एक बीज पत्री के, ठीक है, एक बीज पत्री के होते हैं। पपीता नहीं, पपीता लिख लेना अभी, पपीता तो यहाँ आएगा, पपीता बहुत पूछा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल लिखोगे तो बताना पपीता सबसे पहले। मैम पपीता क्यों? प्यारे बच्चे, पपीते की जो पत्तियां हैं, अभी पत्तियां भी बताऊंगी इनकी कैसी कैसी होती हैं। तो पपीते की पत्ती होती है इनके जैसी, डाइकोट के जैसी, इसीलिए पपीते को डाइकोट में रखा है। तो पपाया क्या है? पपाया पत्ती के आधार पर डाइकोट है। पपाया हो गया, है ना। आम हो गया बेटा, मैंगो खाते हो, मैंगो, तो आम हो गया। बादाम हो गया, ठीक है, बादाम। आलमंड आप लोग खाते हो। तो जितने भी ऐसे हैं जिनके भी बीज दो भागों में टूटेंगे। मटर हो गया प्यारे बच्चे, मटर, पी। तो ये सब आते हैं किसके अंदर? आप बताओगे डाइकोट में। सरसों हो गया प्यारे बच्चा, सरसों, सरसों खाते हैं हम, सरसों। तो सरसों भी पत्ती के आधार पर द्विबीजपत्री में है। मस्टर्ड जो होती है द्विबीजपत्री में आती है सरसों भी, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आई? कोई बात नहीं अनिकेत, आप रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हो बेटा। मैम वीट तो डाइकोट है बेटा, कैसे वीट डाइकोट है बताओ? बीज का, गेहूं का एक ही दाना है, वो दो बराबर भागों में नहीं टूट सकता कभी भी, वो अकेला ही रहता है, एक ही दाना है। चावल का एक ही दाना है, गेहूं द्विबीज पत्री में नहीं, एक बीज पत्री में ही आता है, ठीक है। ग्राउंड नट भी इसी में आएगी, द्विबीज पत्री में, मूंगफली, ठीक है। चलो, अखरोट इसी में आएगा, अखरोट के भी दो बीज, दो पार्ट हो जाते हैं बेसिकली। चलो भाई आगे बात करते हैं। हाँ जी, चना भी इसी में आएगा, बिल्कुल, काजू भी इसी में आएगा, ठीक है। तो अब कल मैं आपको इनका थोड़ा सा पत्ती के बारे में बताऊंगी कि एक बीज पत्री में जो पत्ती होती है उनमें जो शिरा विन्यास होता है वो पैरेलल होता है। यानी तुमने गेहूं की पत्ती देखी है कभी? गेहूं की पत्ती तुम्हें ऐसी सी दिखती है बेटा, ऐसी सी, उसमें जो वेनेशन होगा वो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे साथ चलती हैं इसके अंदर, वेनेशन पैरेलल होता है। तो गेहूं की पत्ती कुछ कुछ ऐसी सी दिखेगी। जबकि आपने जो पपीता है उसकी पत्ती देखी हो, उसमें आपको कुछ ऐसा सा वेनेशन दिखाई देगा, ऐसे करके अंदर की तरफ जाली का व्रत, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, एक जाल सा बना हुआ होगा, ऐसे करके पूरा जाली का व्रत, ऐसे एक पूरा जाल सा बना हुआ होगा, ऐसे। ऐसे ही पीपल की पत्ती में तुमने देखा होगा ये। तो ये डाइकोट के अंदर होता है और ये मोनोकोट के अंदर होता है। समझ में आई? तो कल इनके बारे में बात करेंगे, ठीक, कल इनके बारे में बात करेंगे। हिंदी नहीं होगा क्या? किसका हिंदी नहीं होगा बेटा? किसका हिंदी नहीं होगा? हिंदी तो सबका है, ठीक। चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलेंगे बेटा। अब बात करते हैं, वीट तो टू भाग में बता बांटा बेटा, कहाँ बांटा जा सकता है? गेहूं के दाने को आप भिगो दो तो गेहूं का दाना ऐसे दो बराबर भागों में टूटता है क्या? जैसे मटर और मूंगफली हो जाते हैं या वो हो जाता है बेटा आम, नहीं हो सकता ना। चलो, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास में करेंगे डिस्कशन, अब टाइम हो गया है। केला मोनोकोट में आएगा, डाई कोट में नहीं, मोनोकोट में।